हाँ जी, शुरू करें। मोमेंट, देखो ये जैसे फिजिक्स वगैरह के अंदर होते हैं ना, ये उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। हम्म, जैसे बचपन के अंदर जो फिसल पट्टी होती थी ना, उसमें याद है कि भाई ये इस तरीके से जो है वो डंडी लगी हुई थी, एक जो वो यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा, जिस तरीके से होता था ना, सेम उसी जो है कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। जैसे ये जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, यहाँ फाइव, यहाँ सिक्स है, यहाँ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स। समझिएगा, है ना। जैसे 6 किलो के किलो का वेट जो है वो 6 केजी का वेट या -3 में रखा और -3 में रखा, तो क्या रहेगा ये, एक तरीके से पट्टी जो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, दोनों साइड से जो वो बराबर रहेगा। समझ आ रही बात। लेकिन यहीं पर जो आप क्या करते हो, यहाँ जो है वो 6 केजी है, यहाँ भी 6 केजी है, लेकिन ये जो 6 केजी ये आपने क्या कर दिया, 3 से 4 पे ले गए, यहाँ से जो वो डिस्टेंस आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। डिस्टेंस जो वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो उस केस के अंदर पट्टी जो क्या होगी, इस साइड से जो दबना शुरू होगी। अब अगर आपको बचपन में याद हो कि पट्टी के ऊपर बैठते थे, सामने वाला जो है वो जिस साइड उसको ज्यादा ऊपर रखना होता था, तो अपन क्या करते थे, पट्टी के अंदर और पीछे की साइड के अंदर खिसक के जो वो बाहर देते थे, ताकि सामने वाला क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। समझ आ रही बात। तो ये जो है मोमेंट जो है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो फोर्स वगैरह के बारे में जो कॉन्सेप्ट चलता है फिजिक्स वगैरह में, सेम वो का वो कॉन्सेप्ट जो वो मोमेंट जो है वो यहाँ पर स्टेट्स के अंदर जो वो इस्तेमाल करता है। क्लियर है। यहाँ जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है उसकी जगह ये क्या करेगा, ये कहेगा हमें हमें क्या देखना है, डेविएशन फ्रॉम मीन। हमें क्या करना है, डेविएशन फ्रॉम मीन या फिर डेविएशन फ्रॉम एवरेज। वैसे एवरेज ज्यादा सही लिखा वर्ड है कि हम एवरेज देखेंगे डेविएशन से। एवरेज में हम नॉर्मली क्या करते हैं, मीन से जो वो डेविएशन देखते हैं। दूसरा क्या देखना है यहाँ पर, वेट। वेट मतलब कि क्या है, कितना बार है, तो यहाँ वेट की जगह आप क्या करोगे, वेट की जगह आप क्या देखोगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। वेट की जगह आप क्या देखोगे, फ्रीक्वेंसी देखोगे। हमने कहा इससे पता क्या चलेगा, तो इसने इसने कहा कि इससे हमें दो चीजें पता चल जाएगी। समझिएगा, एक तो हमें, जैसे ये है, तो एक तो ये आपका जैसे यहाँ से ये आपका सेंटर है, यहाँ से गैप कितना है ये, और एक यहाँ पर वेट कितना है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इससे आप एक चीज तो क्या पता कर पाओगे, स्क्यूनेस पता कर पाओगे। एक तो क्या कर पाओगे, स्क्यूनेस पता कर पाओगे। और एक आप क्या करोगे, कुर्टोसिस जो होता है उसको भी पता कर पाओगे। कुर्टोसिस अभी अपन पढ़ेंगे, तो उसको भी जो वो आप क्या कर लोगे, पता कर लोगे। समझ आ रही बात। तो इसने क्या कहा कि दो चीजें देखनी है, नॉर्मली दो चीजें देखेंगे यहाँ पर। एक तो क्या करेंगे, डेविएशन फ्रॉम एवरेज, कि इस एवरेज से कितने दूर है, और यहाँ पर वेट की जगह क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है। इनको स्टडी करके हम क्या कर देंगे, मोमेंट का पता कर देंगे। और मोमेंट को जब पता करेंगे तो उससे हमें दो चीजें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम दो चीजें पता कर सकते हैं। स्क्यूनेस का इसके जरिए पता लगाया जा सकता है, इसके जरिए जो कुर्टोसिस का पता लगाया जा सकता है। मतलब एक तरीके से हम सीरीज जो वो किस तरीके की है, क्या किसी साइड से दबी हुई है या टिल्टेड है या नहीं है, नॉर्मल है, किस तरीके की सिचुएशन है, वो पता कर सकते हैं। और दूसरा जो वो हम कुर्टोसिस के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो कुर्टोसिस जो वो अपना आगे का कॉन्सेप्ट है। ये वाली बात समझ आई क्या यहाँ तक की, यहाँ तक की बात समझ आई। क्लियर है यहाँ तक की बात।
यहाँ तक में कोई डाउट हो तो वापस बता देते हैं भाई, यहाँ तक का बताइए, क्लियर है क्या आपको? और ये कौन कौन है जो ब्रेक लेने के बाद जो भाग गए हैं, एक दो भाग भी गए हैं? क्लियर है यहाँ तक का? तो समझिए, अगर आप क्या कर रहे हो, मोमेंट कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो, मीन से कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसे आप मन क्या कहेंगे, सेंट्रल मोमेंट या मोमेंट अबाउट मीन जो है वो कहेंगे, या फिर इसे कई बार मोमेंट अबाउट जीरो भी कहा जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है एक्स माइनस एक्स बार करते हैं और उसका समेशन करते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये क्या कहता है कि अगर आपको जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पता लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, मोमेंट के जरिए इसका स्क्यूनेस का और कुर्टोसिस का वगैरह का पता लगा सकते हो। हमने कहा मोमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा देखो बचपन में आप फिसल पट्टी देखते थे, तो उसमें क्या होता था कि इस तरीके से ये जैसे 3 के या फिर 4 के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 kg वेट रखा और यहाँ भी 4 के ऊपर 10 kg वेट रखा है और बीच में जो डंडी लगा रखी है, तो ये क्या रहेगी, पट्टी सीधी रहेगी। मतलब दो बराबर वेट के अगर बराबर डिस्टेंस पे बैठेंगे, अगर जो फिसल पट्टी होती है एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे जो होती है उसके ऊपर, तो उस केस के अंदर ये पैरेलल रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है 10 का वाट जो वो 4 से आप क्या कर देते हो, 5 के ऊपर जो वो शिफ्ट कर देते हो, यहाँ से दूरी बढ़ा देते हो, तो उस केस के अंदर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दबना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सेम वैसा का वैसा फिजिक्स के जो फिजिक्स वगैरह में जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, सेम उसी तरीके से स्टेट्स भी वही का वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर इस्तेमाल करता है। वो क्या कहता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, डेविएशन फ्रॉम एवरेज, जो एवरेज है उससे कितना डेविएशन है, उससे कितनी दूरी है, और बाहर की जगह हम क्या करेंगे, वेट की जगह हम क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा डेविएशन फ्रॉम एवरेज जो है, एवरेज में से किसको यूज करोगे, तो उन्होंने कहा कि एवरेज में हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम किसको करते हैं, मीन को यूज करते हैं। तो जब हम मोमेंट फ्रॉम मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मोमेंट या मोमेंट अबाउट मीन या फिर जीरो मोमेंट कहा जाता है। जीरो मोमेंट जो मोमेंट अबाउट जीरो कहा जाता है। जीरो कहने का कारण सीधा सा लॉजिक क्या है, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार का सिग्मा करते हैं तो अपन क्या होता है, जीरो आता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? इसको मोमेंट को जो वो क्या किया जाता है, म्यू से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस जो वो ज्यादा रहते हैं कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है वगैरह वगैरह। जनरली 4 मोमेंट कैलकुलेट किए जाते हैं। 4 से ज्यादा भी किए जा सकते हैं, बट उसमें कोई खास फायदा नहीं होगा कैलकुलेशन। नॉर्मली 4 मोमेंट कैलकुलेट किए जाते हैं, 4 की जगह पांचवा भी किया जा सकता है। एक योल्ले करके जो था उसने कहा कि अगर आप निकम में और आपके पास काफी सारा टाइम है तो आप पांचवा छठा वगैरह कर लो, लेकिन उसकी कैलकुलेशन से जितनी आप उसके इंटरप्रिटेशन निकालोगे उतना उसका फायदा नहीं है। आप बहुत मेहनत करके पांचवा छठा सातवां आठवां भी निकाल सकते हो, लेकिन उनके इतने फायदे नहीं है। इस वजह से 4 मोमेंट जो वो कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लियर है? 4 मोमेंट कैसे कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, तो 4 मोमेंट जो वो
मोमेंट जो वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीके हैं। डायरेक्ट मेथड, दूसरा जो है वो शॉर्टकट मेथड, और तीसरा जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपको इतना समझ आ चुका होगा कि शॉर्टकट कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, वहां पर अज्यूम्ड वाला केस चलेगा, मतलब कि अज्यूम लेंगे, ए लेंगे और इस तरीके से करेंगे। और स्टेप डेविएशन का मतलब जहां पर कंटिन्यूस सीरीज होगी वहां पर जो वो कैलकुलेट होगा। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिएगा, पहले बात करें हम डायरेक्ट मेथड की, तो कैसे कैलकुलेट होगा डायरेक्ट मेथड के अंदर मोमेंट जो है वो μ1, तो उसने क्या कहा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। अगर μ2 होगा तो क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार के पावर 2 अपॉन एन। अगर म्यू आपको 3 कैलकुलेट करना है तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर 3 अपॉन एन। μ4 कैलकुलेट करना है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 अपॉन एन। अब हमने कहा कि सर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार तो जीरो होता है, हमें पता है, तो होता है, तो ये क्या होगा, जीरो होगा। सर ये वाला फॉर्मूला कहीं देखा हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। बिल्कुल सही बात बता रहे हो। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगाओगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, इसके ऊपर से रूट हटाना है तो आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। सर अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो उस केस के अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, जो कि क्या रहेगा, जीरो रहेगा। μ2 सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 2 डिवाइडेड बाय एन बराबर जो क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। μ3 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 3 अपॉन एन, और μ4 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 अपॉन एन। यहाँ तक का देख लीजिए भाई, यहाँ तक का जो भी चीजें हैं वो देख लीजिए एक बार। भाई ये आराम से याद हो जाएगा ना, इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना, कर लोगे ना, ये तो आसानी से याद, सीधा सीधा ही है भाई। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। क्लियर है। अब ये तो हो गया जब आपका क्या हो, जब आपका डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो। और डायरेक्ट मेथड कब लगा रहे हो, जब आपका एक्स बार क्या हो, होल नंबर हो, पूरा एग्जैक्ट नंबर हो, 3 4 5 इस तरीके से। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन के अंदर होगा तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे, शॉर्टकट मेथड जो वो लगाओगे। शॉर्टकट मेथड लगाओगे तो क्या होगा, सेम वैसा का वैसा करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सीधा म्यू नहीं कैलकुलेट होगा, म्यू की जगह जो क्या होगा, एक इस तरीके का ग्रीक लेटर जो है वो, जिसे अपन क्या कहते हैं, वाई पी सी लोन, इस तरीके का इसका कुछ नाम है, वाई पी स्लोन इस तरीके का इसका कुछ नाम है। पहले ये कैलकुलेट होगा और इसके बाद जो है वो क्या करेंगे अपन,
जो है अपना मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वन वही सेम ही सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की जगह क्या करेंगे, एज्यूम मीन ले लेंगे डिवाइडेड बाय एन। टू बराबर सिग्मा एक्स माइनस ए की पावर टू डिवाइडेड बाय एन। थ्री जो है वो क्या जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस ए की पावर थ्री अपॉन एन। और फोर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ए की पावर फोर अपॉन एन। क्लियर है। वहाँ फ्रीक्वेंसी होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ जो है वो और आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ और आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 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 और फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा कि सर इससे तो ये तो क्या निकला, इसका क्या नाम है, फिर से भूल गया मैं तो। हाँ, फाइव पी स्लोन ये तो आपका निकल गया। अब जो है वो म्यू कैसे निकालेंगे, मतलब कि जो मोमेंट है वो कैसे निकालेंगे। तो उसने कहा कि मोमेंट के लिए अब जो है वो आपको फॉर्मूला जो है वो अलग लगेगा। हमने कहा बताओ, तो उसने कहा मोमेंट वन इज इक्वल टू, तो क्या होगा, वो तो हमें पता है कि जीरो होगा। चाहे एज्यूम मीन से कैलकुलेट करोगे चाहे किसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो वो तो आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको तो क्या कर दीजिए, ये पहला जो भी है वाइब्रेशन जो फर्स्ट है उसमें से जो कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने कहा कि ये म्यू टू कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसने कहा कि जो आपका ये टू कैलकुलेट किया है उसमें से क्या कर दो, जो वन है उसका स्क्वायर जो वो लेस कर दो, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर आएगा। क्लियर आना ही चाहिए भाई, शॉर्टकट मेथड से करो या किसी भी तरीके से करो। हमने कहा कि चलो ठीक है, ये भी बात मानी। म्यू थ्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसने कहा कि थ्री के लिए जो थोड़ा सा फॉर्मूला जो लंबा होता जाएगा, थ्री माइनस जो वो क्या करो, थ्री ये वाई पे एप्सिलॉन जो है वो टू, और ये जो है वो वन हो गया, और उसमें क्या कर दो प्लस टू वन की पावर थ्री। भाई ये फॉर्मूले थोड़े से, ये वाले फॉर्मूले तक देखने, आगे और फॉर्मूले इसमें है चैप्टर में काफ़ी सारे, लेकिन उनको एक एक बार नोट से जो वो पढ़ते रहिएगा तो थोड़े बहुत आइडिया लग जाएंगे। बाकी इतने डीप के अंदर फॉर्मूले पूछे नहीं जाते हैं। ये यहाँ तक का जो ये वाले तक के फॉर्मूले जो वो देख लीजिएगा, वाई फोर माइनस फोर वाई थ्री, ये मैं वाई बोल रहा हूँ है ना, वो वाई पे स्लोन है या इसका कुछ नाम है जो भी, ये टू और वन हो जाएगा, बाद में लास्ट जो है वो सॉरी थ्री है। ये इस तरीके के फॉर्मूले हैं भाई, ये तो आपको थोड़े बहुत तो याद करने पड़ेंगे। या तो नहीं, आप इनको देखते रहिएगा नोट से जो है वो, बार बार इनको देखते रहिएगा तो अपने आप से जो वो हो जाएंगे। क्लियर है भाई। हमने कहा कि चलो ये तो दो मेथड हुए, एक और मेथड उसका क्या करोगे, कुछ भी नहीं है। अलग जो मेथड है ना स्टेप डेविएशन, उसमें कुछ भी खास चेंज जो वो आपका आएगा नहीं। स्टेप डेविएशन के केस में क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन के केस में क्या हो जाएगा, ये जो वाइट पिच लोन है उसकी जगह हम क्या करेंगे, वाइट पिच लोन डैश जो वो इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या होगा आपका नॉर्मल जो वाइट पिच लोन है डिवाइडेड बाय क्या करना, आई। और ये लगेगा कब, जब क्लास इंटरवल इक्वल होगी तभी लगेगा, है ना। तो उस केस के अंदर सेम वैसा का वैसा करोगे, ये अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करोगे, ऊपर का जो है वो सेम इसी तरीके से रहेगा। ये ऊपर की कैलकुलेशन है जो सेम इसी तरीके से रहेगी, ये वाली इसी तरीके से जो वो एक्स जो वो मिड वैल्यू ले लोगे और ये सब करोगे। तीन में दो से पहले माइनस होगा, तीन में दो से पहले माइनस होगा, एक सेकंड हो सकता है भाई मैं
एक सेकंड भाई, बुक से चेक कर लेता हूँ। बुक वाई टू वाई वन स्क्वायर वाई थ्री, नहीं प्लस ही है यहाँ, प्लस ही है ये इस वाले में। वाई फोर माइनस फोर वाई थ्री वाई वन, यही है। यही है ना। अगर स्टेप डेविएशन है तो कुछ भी नहीं करना है, ये जो है सेम वैसी वैसी कैलकुलेशन करनी है, सेम यही कैलकुलेशन होगी आपकी, इसी तरीके से कैलकुलेशन होगी। ये जो है सेम ऐसा कैसा कैलकुलेट करोगे, लेकिन इसमें क्या करना आप जो है वो, ये जो है वाई एप्सिलॉन की जगह क्या करोगे, वाई एप्सिलॉन जो वो डैश करोगे, तो उसमें क्या करना है आपको, इसके डिवाइड में क्या करना है, इनके फ्रीक्वेंसी जो वो भाग दे देना है। तो फ्रीक्वेंसी का भाग देना मतलब कि क्या करना है, इनमें जो वो डिवाइड बाय आई करते जाना, डिवाइड बाय जो क्या करोगे हर किसी के अंदर जो आई जो है वो कर दोगे। क्लियर है। बाकी जो है यहाँ के आगे की कैलकुलेशन जो है वो क्या होगी, सेम वैसी की वैसी होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने भी ये जो वाई एप्सिलॉन है उनकी जगह क्या कर दो, इनके ऊपर ये डैश लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन जो वो हो जाएगा। यहाँ तक के ये जो फॉर्मूले हैं ये याद करने हैं आपको, बाकी वाले जो है वो सारे के सारे आपको याद करने की जरूरत है नहीं। लास्ट में माइनस आएगा, हो सकता है भाई, मैं एक बार चेक कर लूंगा, चलो नोट्स के अंदर मैं जो है वो चेक करके बता दूंगा ना। हो सकता है भाई, एक जो है बुक में भी तो कुछ प्रिंटिंग एरर हो सकता है। वाई फोर वाले में, हाँ वाई फोर वाले में म्यू फोर, यहाँ है माइनस है, यहाँ माइनस है ना, यहाँ जो है वो माइनस है। मैं नोट्स में भी करेक्ट कर लेता हूँ ना, कहीं ये ना रह जाए। नोट्स में करेक्ट है, वो वहाँ गलत लिख दिया। क्लियर है भाई यहाँ तक का। क्लियर है। ये जो भाई कुछ चीजें तो देखो, इस मोमेंट चैप्टर के अंदर कुछ चीजें जो है वो आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनके फॉर्मूला का जो है पीछे का कॉन्सेप्ट समझे उतना ना टाइम है, ना उतना पढ़ा जा सकता है, ना उतना अपने मतलब है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो ये चीजें जो आपको कुछ चीजें इसमें ये वाली याद ही करनी पड़ेगी। स्टेप वाले में कुछ भी नहीं है, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, जैसे यहाँ जो है आप क्या कर रहे हो, ये यहाँ जो है ये वाई एप्सिलॉन जो है वो वन कैलकुलेट कर रहे हो, इसकी जगह आप क्या करोगे, ये वन डैश करोगे, तो उसके लिए यहाँ क्या कर देना, डिवाइड बाय आई कर देना, इनके डिवाइड बाय क्या कर देना, आई कर देना, डिवाइड बाय आई कर देना। और यहाँ जो है इनके सबके क्या कर देना, डिवाइड बाय आई कर देना। तो यहाँ तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये इस तरीके से हो जाएंगे।
उसमें भी सेम वैसा वैसा हो जाएगा। फिर जो है वो सेम ये कि ये फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे डॉट लग जाएंगे। दोनों को होगा भाई। संडे को टेस्ट जो है वो अकाउंट्स में जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का टेस्ट होगा, और स्टेट्स के अंदर जो वो आपका ये यहाँ तक जो पढ़ रहे हैं ना, उसका टेस्ट होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब यहाँ पर समझिएगा। अब एक जो है वो इसके अंदर आता है कि जब कंटिन्यूअस सीरीज होती है ना, तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं, 0 से 10 के लिए अपन क्या करते हैं, मिड वैल्यू जो उसको क्या कर देते हैं, 5 को कंसिडर कर लेते हैं। 0 से 10 के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। तो एक जो शेपर्ड करके था, उसने कहा कि ये जो है क्या कर देते हो आप, अगर इस तरीके से करते हो तो आपकी कैलकुलेशन जो क्या हो जाती, गलत हो जाती है। तो हमने कहा कि क्या किया जाए, तो उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए। तो शेपर्ड ने क्या किया, करेक्शन करने का बताया। उसने कहा कि मोमेंट है, उसको हम करेक्ट करेंगे। तो एक बात तो समझिएगा, इसकी कंडीशन में ही अपने आप क्या होगा, कंडीशन इसी तरीके से होगी कि भाई जब कंटिन्यूअस सीरीज होगी तभी ये करेगा। सीधी सी बात है भाई, ये क्या कह रहा है समझिएगा। सेपर्ड करेक्शन के अंदर जो इसने क्या कहा, ये किसको करेक्ट करेगा, ये ग्रुपिंग एरर को सही करने के बाद बारे में बात की। ग्रुपिंग एरर को सही करने के बारे में बताया। इसने कहा कि जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी 0 से 10 होती है तो आप 5 मान लेते हो, जबकि वैल्यू जो वो कुछ अलग भी हो सकती है, 0 0 भी हो या फिर 10 10 भी हो, तो भी आप 5 मानते हो, या 7 8 होगी तो भी आप क्या करोगे, 5 5 मानोगे। तो उसने कहा कि इससे जो है वो क्या कहते हैं, ग्रुपिंग एरर कह देते हैं। भाई ग्रुप वाले केस के अंदर आपने मिड वैल्यू ले ली। इस एरर को ठीक करने के लिए इसने क्या कहा कि अगर आपका इस एरर को सही करना है तो मेरे पास आओ, मैं आपको क्या करूंगा, इसका आंसर दूंगा और किस तरीके से सही करना है वो बताऊंगा। हमने कहा ठीक है सर, बताओ किस तरीके से। तो उसने कहा कि देखो, आप क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हो। हमने कहा कि हम सर एक तो म्यू 1 कैलकुलेट करते हैं, एक म्यू 2 कैलकुलेट करते हैं, एक म्यू 3 कैलकुलेट करते हैं, और एक जो वो म्यू 4 कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा ठीक। उसने कहा कि म्यू 1 के अंदर करेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, इसमें करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें करेक्शन जो है वो नॉट रिक्वायर्ड। हमने कहा सर क्यों, ये Q1 और Q3 के अंदर जो आप करेक्शन कह रहे हो कि करने की जरूरत नहीं है, कारण क्या है। उसने कहा देखो ऐसा है, Q1 के अंदर आप क्या करते हो, पावर क्या रहती है, 1 रहती है। यहाँ क्या रहती है, पावर जो है वो क्या रहती है, 3 रहती है। हमने कहा ठीक है, लेकिन इससे इससे ये क्या हुआ कि इसमें करेक्शन की जरूरत नहीं, ये कैसे पता चला। उसने कहा कि इनकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, साइन जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। साइन जो वो क्या हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। हमने कहा कि कैसे। उन्होंने कहा कि अगर कोई माइनस की वैल्यू है तो उसकी पावर अगर 1 रखोगे तो वो माइनस रखे रहेगा, माइनस है, और अगर उसकी वैल्यू सॉरी पावर 3 कर दोगे तो वो क्या रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। तो उसने कहा कि किसी ग्रुप के अंदर जो वो माइनस वाले ग्रुप के अंदर वैल्यू ज्यादा हो गई तो उधर क्या हो जाएगी, प्लस वाले भी किसी ग्रुप के अंदर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये क्या कर देंगे, आपस में कॉम्पनसेट कर देंगे और आपस में एक दूसरे को सही कर देंगे। तो इनके अंदर करेक्शन करने की कोई खास जरूरत बनती नहीं है। हमने कहा ठीक। तो बाकी में किस में करें। तो उसने कहा कि बाकी जो है वो करेक्शन की जरूरत रहेगी आपकी म्यू 2 में। म्यू 2 में तो हमने कहा कि वो कैसे कैलकुलेट करें। तो उसने कहा कि आपका इनकरेक्ट जो है म्यू 2 है, उसमें से माइनस कर दो I/12। इनकरेक्ट जो म्यू है उसमें से माइनस कर दो डिवाइड बाय सॉरी माइनस कर दो I/12। समझिएगा, इसमें एक बात और बताएंगे। हमने कहा एक बार पहले आप ये भी बता दीजिए म्यू 4 जो है वो कैसे करेक्ट करोगे। तो उसने कहा कि म्यू 4 को करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, जो ये म्यू 4 है आपका अनकरेक्ट, म्यू 4 जो है वो आपका जो अनकरेक्ट है, इसमें से क्या करोगे, लेस करोगे म्यू 2 की डिवाइड में, तो वैसा वैसा जो है वो
एक सेकंड, इसमें मैंने 2 लिखा है, 12 होना चाहिए सर। चलो मैं चेक करता हूँ अभी ना। म्यू 2 इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है या 12 है भाई, किसी के पास बुक हो तो चेक कर लीजिएगा। हम्म, 2 ही है ना। प्लस जो है वो क्या कर दो आप, 7/240 इंटू आई की पावर 4। क्लियर है। अब ये जो है ये दो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे ना, ये दो चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, एक चीज क्या समझिएगा, सेपर्ट ने जब ये कहा ना कि अगर आपको म्यू 2 करेक्ट कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से जो म्यू इनकरेक्ट म्यू 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 12 जो वो कर दीजिए। तो हमने कहा कि क्या सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कैलकुलेट करना है, तो उस केस के अंदर जो क्या करें, अनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 माइनस आई डिवाइडेड बाय 12 जो है वो इस तरीके से कर लें क्या, क्या इस तरीके से किया जा सकता है क्या। उन्होंने कहा कि वैसे पूरा सही लिखा है, बस इस पे ऊपर क्या कर दीजिए आप, रूट लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि म्यू 2 जो वो सॉरी म्यू 2 जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 नहीं है, बल्कि वो क्या एक तरीके से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कैलकुलेट करना है तो क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। समझ पा रहे हो बात सर कैसे। देखो भाई अभी अपन ऊपर बात कर ही रहे थे कि जो आपका म्यू 1 है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। म्यू 1 जो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये म्यू 1 जो वो जीरो है, और म्यू 2 जो वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो म्यू 2 गलत है, मतलब कि रॉन्ग इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर है। तो म्यू 2 की जगह क्या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो अगर आपको म्यू 2 करेक्ट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हो, इनकरेक्ट म्यू 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 12। तो यहीं पर करेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 नहीं है, म्यू 2 जो वो क्या है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो अगर आपको, या तो आप इस तरीके से लिखिए, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर बराबर अनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 माइनस आई डिवाइडेड बाय 12, या फिर आप जो वो क्या कर दीजिए, इस तरीके से कैलकुलेट कर दीजिए, लिख दीजिए। क्या ये बात समझ आई आपको। क्लियर है यहाँ तक की बातें। क्लियर है यहाँ तक की बातें, क्लियर है क्या। ये सेफर्ड जो है वो करेक्शन के अंदर ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो है वो दूसरा और चौथा जो है उसी के अंदर करेक्शन होगा, फर्स्ट और थर्ड के अंदर करेक्शन की जरूरत उसमें है नहीं। अब इसने क्या कहा, कुछ कंडीशन बताई कि भाई, इस एफर्ट से पूछा कि भाई बता तुझे कब लगाना चाहिए। तो उसने कहा कि देखो पहली बात तो मैं ग्रुपिंग एरर से ही करता हूँ, इस वजह से क्या हो, सीरीज जो वो क्या हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो। हमने कहा ठीक, कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो ही लगेगा, बाकी जो हुआ उसके इसके अंदर आपको नहीं लगेगा। उसके बाद में उसने कहा कि म्यू 1 म्यू 3 में जो वो करेक्शन नहीं चाहिए, म्यू 2 और म्यू 4 में ही जो वो करेक्शन की जरूरत है। हमने पूछा क्यों, उसने कहा कि क्योंकि साइन जो है वो क्या है, म्यू वन और म्यू थ्री में सेम रहते हैं, इस वजह से जो क्या हो जाते हैं, आपस में कॉम्पनसेट कर देते हैं एक दूसरे के एरर को। हमने कहा ठीक है। और उसके बाद में
ये एक जो है वो इसका ध्यान रखिएगा। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंटली स्क्यूड, मतलब कि काफी अच्छा खासा अगर स्क्यूड हो रखा है, मतलब कि किसी साइड से दब रखा है, प्लस साइड से या माइनस साइड से, किसी से भी, तो जिसे हम क्या कहते हैं, जे शेप्ड है और यू शेप्ड है, तो उस केस के अंदर जो वो आपको करेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, उस केस के अंदर आपको करेक्शन की कोई भी जरूरत जो वो नहीं रहती है। उसके बाद में इसने क्या कहा, एक जो है वो ये वाली कंडीशन है इसकी, समझिएगा ये। देखो ये जो है ये क्या होती है, एक तरीके से जैसे एफएम के अंदर जो अपन पढ़ते हैं ना एजम्पशन, उस तरीके से इसने जो है कुछ कंडीशन बताई, भाई ये ऐसी सिचुएशन होगी तो उस केस के अंदर ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वो फायदा मिलेगा या फिर सही जो कैलकुलेट होगा। और ज्यादा चांसेज है कि क्वेश्चन जो वो इन कंडीशन से ही आएगा, तो इन कंडीशन को जो आपको अच्छे से याद करना है। देखो भाई अल्टीमेटली क्लास वगैरह से सबसे जो ज्यादा फायदा है ना, अगर लगता है कि भाई चीजें समझ आ रही, समझ तो आप खुद पढ़ते हैं ना, तो उस केस के अंदर भी आती है सारी चीजें, बस ये है कि इससे आपका क्या होता है, टाइम बच जाता है। कि भाई ये खुद नोट्स बनाते तो आपको इतना टाइम लगता, फिर ये 4 किताबें पढ़ के फिर आप जो इतनी चीजें समझते हैं तो उसके अंदर टाइम लगता, उसकी बजाय आपको क्या हो गया, ये वो सारा काम प्रोसेस जो करके हमने क्या कर दिया, आपको सिंपल फॉर्म में दे दिया है। तो इन नोट्स से आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप इन नोट्स को कंटिन्यूस क्या करोगे, बार बार रिपीट करोगे। समझ आ रही बात भाई? क्लास में आप अल्टीमेटली इन क्लास के जरिए हो क्या रहा है, क्लास और नोट्स के जरिए, कि आपका जो टाइम क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। कि भाई इसमें आपका जितना टाइम लगता है उसकी जगह हमने क्या कर दिया, उतना टाइम स्पेंड कर दिया, ताकि आपका टाइम नहीं लगे। तो इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आप इन नोट्स को क्या करोगे, कंटिन्यूस जो वो पढ़ोगे। क्योंकि ये जो नोट्स बनाते वक्त जो बाकी किताबें हैं और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी की चीजें जो कवर कर रखी है। भाई जितनी बुक्स से जो जहाँ जहाँ बुक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे जो है वो कवर किए गए हैं। तो आपको इनको कंटिन्यूस बार बार जो क्या करते रहना, देखते रहना, ताकि एग्जाम के अंदर आप और अच्छे से परफॉर्म कर सको, है ना। एक जो है इसकी कंडीशन क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो आवृत्तियां हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों साइड में 0 तक चले जाए। मतलब समझ रहे हो, 0 तक चले जाने का मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लास्ट में क्या हो जाए, इस तरीके से इस लाइन को क्या हो जाए, टच हो जाए। मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, प्लस साइड में और माइनस साइड में, दोनों साइड में क्या हो जाए, आगे जाके क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर? तब जो है वो सेपरेट करेक्शन जो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है क्लास इंटरवल जो है वो क्या हो, इक्वल हो, या फिर जिसे कह सकते हैं, सही वर्ड यूज होगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब जो वो ये काम आएगा। और उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम शुड बी लेस देन 1/12 ऑफ रेंज। ये अभी समझाता हूँ कंडीशन में। एक जो है वो पहले एक कंडीशन और लिख देते, फिर ये दोनों समझाते थे ना। एक जो है वो लिखी हुई है
टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो शुड नॉट बी लेस देन 1000। टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है, देखो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे ये सीरीज है जिसमें 0 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है और 1000 लिखा हुआ है। तो ये क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम जो सबसे बड़ी है, सॉरी एक सेकंड है ना, क्लास इंटरवल एंड डिफरेंस, सॉरी सॉरी ये मैंने गलत ही ले लिया, सॉरी। इसको इस तरीके से लिखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट प्लस इंटरवल शुड बी लेस देन 1/12 ऑफ रेंज। समझिएगा, जैसे क्लास इंटरवल दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर जो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। क्लियर है। ये क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1/12 ऑफ रेंज। ये जो है ये कम होना चाहिए 1/12 ऑफ रेंज। 1/12 ऑफ मतलब कि सबसे छोटा जो है वो 0 और बड़ा जो है वो 40। 40 माइनस 0 जो वो कितना, 40 डिवाइडेड बाई 12। तो 40/12 से ये 10 छोटा है क्या, नहीं है। तो इस केस के अंदर सेफर्ड करेक्शन लगाना चाहिए क्या, नहीं लगाना चाहिए। अगर जैसे ये आगे बढ़ता बढ़ता जो हो जाता है आपका कितना, मान लीजिए 190, 190 भी नहीं, मतलब कि ये मान लीजिए जाता 990 टू 1000 तक होता। तो उस केस के अंदर आप क्या कहते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। और इनकी रेंज कितनी है टोटल, तो 1000 माइनस 0 कितना है, 1000। तो 1000 डिवाइडेड बाई 12, ये जो वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा है। तो इस वाले केस के अंदर जो क्या लगेगा, सेफर्ड करेक्शन जो वो लगाना ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात, यहाँ तक की चीजें समझ आई भाई। ये कंडीशन जो वो आपको बार बार पढ़ के याद करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन है, या तो अपन क्या करें इसको पूरा पढ़ें, पर अल्टीमेटली ये कि पूरा पढ़े मतलब कि इन्होंने क्या किस तरीके से कैलकुलेशन किया था, सारी जो थीसिस वगैरह सारी देखें। तो लेकिन उसमें उतना अपने को टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा उतना फायदा मिलेगा नहीं। 4-5 दिन कम से कम देंगे तब जाके ये पूरी चीजें एक एक इसकी कंडीशन का जो रीजन समझ आएगा। जबकि इससे एक क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, वो अपन जो इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, इन परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो परफेक्टली सिमेट्रिक है तो उस केस के अंदर क्या होगा, μ1, μ3, μ5, μ7, इस तरीके से जो भी चलेंगे वो क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। या फिर क्या कह सकते हैं इसको, ऑल ऑड म्यू जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। कब होंगे, अगर परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि पूरी तरीके से परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उस केस के अंदर ये दोनों क्या मतलब कि ये क्या होंगे, μ1, μ3, μ5 और ये μ7, μ9, ये सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि प्लस और माइनस जो क्या रहेंगे यहाँ पर बराबर रहेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक का, क्लियर है यहाँ तक का। क्लियर है यहाँ तक का भाई। इसके बाद में कुछ चीजें और है जो अपन क्या करेंगे, नोट से ही देखेंगे।
इसके बाद में एक आता है आपका कोर्टोसिस। एक क्या है? कोर्टोसिस। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये जो है क्या बताता है? बल्कीनेस या फिर इस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो नॉर्मल कर्व है, कौन सा लास्ट वाला देखो, ये कह रहा है कि भाई अगर परफेक्ट सिमेट्रिक होगा, परफेक्ट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उस केस के अंदर जितने भी ये ओड होंगे, मतलब कि जितने भी विषम वाले होंगे, μ1 μ3 μ5 वगैरह, ये जो जितने भी है वो क्या होंगे? जीरो होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये क्या होंगे? जितनी माइनस वाली वैल्यू होंगी उतनी प्लस वाली होगी, क्योंकि परफेक्टली सिमेट्रिक का मतलब क्या है? ये पूरा एक तरीके से बराबर है। मतलब कि क्या है? ये पूरी तरीके से बराबर है। इस साइड प्लस में जितने हैं उतने ही माइनस में है। तो उस केस के अंदर क्योंकि μ1 में, μ3 में, μ5 में, μ7 के अंदर जो क्या हो रहा है, उनका ओरिजिनल साइन है जो कंटिन्यू रहेगा। भाई पावर 3 है मतलब कि माइनस वाला माइनस रहेगा, प्लस वाला प्लस रहेगा। μ5 है मतलब कि पावर 5 है, पावर 5 है मतलब कि माइनस वाला माइनस रहेगा, प्लस वाला प्लस रहेगा। तो उस केस के अंदर साइन जो वो चेंज नहीं होंगे, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। लेकिन क्या होना चाहिए? परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब जो वो ये वाली स्थिति रहेगी, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट होगा, इस साइड और इस साइड सेम होगा, तो ये वाली सिचुएशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। क्लियर है? समझ पा रहे बात? क्लियर है यहाँ तक का? हम्म। कुर्टोसिस जो है वो क्या है? ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी बल्कीनेस या पीकनेस जो वो बताता है, मतलब कि इसकी ऊंचाई बताता है। समझिएगा, जैसे ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये भी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये भी जो है वो क्या आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है भाई? डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर बना है, बाकी आप समझिएगा। बाकी ये है तीनों ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने कहा कि ये जो है, ये अगर आपको पता करना है कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कि एक तो क्या है, ये वाला जैसे फ्लैट ज़्यादा है, सबसे लास्ट वाला जो वो क्या है? फ्लैट ज़्यादा है। ये जो है, ये सबसे, ये वाला जो है क्या है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर बीच में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर बीच के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का क्या है? फैलाव ज़्यादा है। समझ पा रहे बात? यहाँ पर बीच में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब बीच में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सबसे ऊपर वाले में, और यहाँ पर क्या है? फैलाव ज़्यादा है। तो उसने कहा कि अगर आप कुर्टोसिस का पता कर लोगे ना, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी ऊंचाई कितनी है। समझ आ रही बात? हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये जो है, जो सबसे ऊपर है, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लेप्टो कोर्टिक। ये जो है, इसे क्या कहा जाता है? सेकंड नंबर वाले को, इसको क्या कहा जाता है? मेसो कोर्टिक। और सबसे नीचे वाला जो है, इसको क्या कहा जाता है? लेटी कोर्टिक। हमने कहा याद कैसे करें? तो याद कैसे रखें, एग्जाम में भूल नहीं जाए? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या आता है? एल। उसके बाद में क्या आता है? एम। उसके बाद क्या आता है? एन। एन छोड़ो, ओ छोड़ो, और बी। समझ आ रही बात? तो सबसे पहले जो आएगा वो सबसे क्या है? ऊपर वाले का नाम है। लेप्टो किसका है? जो सबसे ऊपर है उसका नाम लेप्टो है। सेकंड जो है वो मेसो है, और उससे सबसे जो फैला हुआ उसको क्या कहेंगे? प्लाटिक कोर्टिक कहेंगे। हमने कहा कि ये तो चलो आपने बताया कि भाई ये इनका डायग्राम ऐसा होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे ये जो कोर्टोसिस है, इस कोर्टोसिस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो हमने कहा कि जब मोमेंट पढ़ रहे थे, तो मोमेंट में हमने कहा था कि मोमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो हमें बता सकता है कि इसके बारे में, वो हमें बता सकता है स्क्यूनेस के बारे में और कोर्टोसिस के बारे में। तो हमने कहा कि वही जो है वो क्या करेगा, हमें इस स्क्यूनेस के बारे में भी बताएगा। क्लियर है? वही हमें क्या बताएगा? स्क्यूनेस के बारे में बताएगा। तो हमने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बीटा 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने कहा कि बीटा 2 कैसे कैलकुलेट होगा? तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आप क्या कीजिए, फोर्थ मोमेंट अपॉन सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर। हमने कहा ये बीटा क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई कल जब नोट से एक बार देखेंगे तो उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ जो आपके है
मोमेंट है उसके अंदर अल्फा बीटा और गामा है, उसमें से जो वो ये बनता है। तो क्या कहा गया, फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट का स्क्वायर। क्लियर है, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, बीटा टू मिलेगा। हमने कहा बीटा टू से क्या होगा, ये फोर्थ डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर। उन्होंने कहा कि अगर आपका बीटा टू, अगर आपका बीटा टू या तो 3 आ सकता है, या बीटा टू आपका 3 से ज़्यादा आ सकता है, या फिर आपका बीटा टू 3 से कम आ सकता है। अगर 3 से ज़्यादा है तो मतलब कि ऊंचाई ज़्यादा है तो ये लेप्टो है, ये जो है बराबर है तो ये मेसो है, और ये अगर है तो इसका मतलब है ये क्या है, प्लैटिकोटिक। क्लियर है। और उन्होंने कहा कि एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, गामा से भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमने कहा ये गामा क्या है, उन्होंने कहा गामा भी कल जब नोट से पढ़ोगे तो कोएफिशिएंट के अंदर जो आपको समझ आ जाएगा। तो हमने कहा कि गामा से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसने कहा कि गामा भी क्या कीजिए, गामा टू कैलकुलेट कीजिए। हमने कहा गामा टू क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि बीटा टू माइनस थ्री जब करते हैं तो गामा टू आ जाता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब समझे, हमने कहा कि अब हम काफी काफी तो समझ गए हैं कि अगर गामा टू जीरो है तो इसका मतलब तो मेसो है। क्यों, क्योंकि बीटा टू माइनस थ्री ये बराबर थ्री है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर गामा टू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, लेप्टो है। और अगर गामा टू नेगेटिव है तो उस केस के अंदर लेप्टो मेसो और प्लाटी। क्लियर है भाई। तो ये जो है ये आपका बेसिक बनता है कोर्टोसिस का। बाकी कुछ टॉपिक जो कुछ पार्ट जो है वो नोट से ही पढ़ना पड़ेगा। अभी एक बार जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, कुछ जो है जो पिछले पेपर के अंदर जो थे वो देख लेते हैं, ताकि ये पोर्शन जो वो एक बार कंप्लीट हो। देख लें भाई एक बार यहाँ तक के क्वेश्चन, एक बार यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो एक बार एक और जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी चैप्टर हो गए थे एक बार पिछले वाले पेपर का। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो एक बार जो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड है ना। हम्म हम्म ABST पेपर टू लगभग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अपने स्टेट्स के। देखो शुरू में तो है टैक्स के बाद जो है 81 से शुरू हो रहे हैं। सेवेंटी नाइन और 80 भी है, लेकिन ये वो बेसिक के हैं। ये देखो पहला जो है वो 81 क्वेश्चन
पढ़िए भाई 81। आंसर दीजिए भाई। विच एवरेज वुड बी सुटेबल एवरेज फॉर द मोड। क्लियर है भाई। 81 का मोड, किसी को कोई डाउट नहीं। 82 पढ़िए उसके बाद में। इन विच एवरेज द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इज द हाईएस्ट। हम्म 81 का हो गया। 81 तो है जो मोड हो गया। 82 का जो है वो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज। 83 का बताओ भाई। 83 का फॉर जियोमेट्रिक मीन। क्लियर है। सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज जीरो। जीरो फ्रॉम, किससे जो है वो जीरो होगा। 84 का जो है, 84 का वन अर्थमेटिक मीन। क्लियर है। 84 का वन। उसके बाद में 85 विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज आइडियल एंड साइंटिफिक। जिसमें किसी में डाउट हो वो जो है पूछते रहिएगा ना। कौन सा जो है वो आइडियल है और साइंटिफिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। उसके बाद में जो विच मेथड इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ वेरिएशन इन टू सीरीज। दो सीरीज के बीच का जो वेरिएशन है उसको कंपेयर करने के लिए किसको यूज किया जाना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या होगा भाई आंसर। 86 का आंसर क्या है। 86 का, अरे 86 का गलत कैसे बता रहे हो भाई। अच्छा 86 का इन्होंने आंसर ही थर्ड दिया था, बाकी 86 का आंसर क्या होना चाहिए। 86 एक बार जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा ना। इसका आंसर जो एनी वन फ्रॉम अबो जो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि कोएफिशिएंट जो वो रिलेटिव मेजर ही है सबके लिए। चलो 87 जो एक बार वापस देख लेंगे ना। एट सॉरी 86 जो वो देखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उसका कारण। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और ये क्यों नहीं होंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। चलो इसको एक बार देखेंगे ना, तो हो सकता है इसमें कुछ हो। सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन। 87 का जो कौन सा है। सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन, सेकंड वाला कौन सा था। याद करो, पहला जो कार्ल पियर्सन था, सेकंड वाला जो था वो बाउले था। और बाउले ने क्या किया था, क्वांटाइल और मीडियन को जो इस्तेमाल किया था।
भाई 87 क्लियर है क्या? एट्टी सेवन क्लियर है? थर्ड होगा ना? उसके बाद में 88, सेफर्ड करेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन। सेफर्ड करेक्शन जो है वो कब रिक्वायर्ड होगा? चौथा है ना, ऑल ऑफ द अबो, तो जहां था वहाँ ऑल ऑफ द अबो ही था। फॉर विच मोमेंट सेफर्ड करेक्शन इज रिक्वायर्ड, किसके लिए जो वो जरूरी है? करेक्शन किसके लिए जरूरी है? तो मोमेंट नंबर 2 और 4 के लिए जरूरी है। मोमेंट 2 और 4 के लिए क्यों? 1 और 3 के अंदर साइन जो वो सेम रहते हैं, इस वजह से उनके अंदर जो जरूरी नहीं है। उसके बाद में β2 = 3 है, तो उस केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो कौन सी कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कर्व जो उसे क्या कहा जाएगा? 90 वाला। β2 जो है वो अगर 3 के बराबर है तो उस केस के अंदर क्या होगा? मैस होगा। क्लियर है? इसके बाद तो जो आपके आगे वाले जो वो आगे वाले अलग चैप्टर के ना। क्लियर है भाई? समझ आ रही बात? तो आपको नोट्स जो वो क्या कीजिएगा, कंटिन्यूस पढ़ते रहिएगा ना, जो उनको बार बार रिवीजन करोगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक का वापस देखिएगा, और कोई डाउट हो तो जो वो बताइएगा। और एक क्वेश्चन कौन सा था जो 87 था ना, वो अपन वापस एक बार देखेंगे। 86 वाला। लास्ट टाइम पहले जो है वो सीए वाले, सीए इंटर वाले, और उसके अंदर पढ़ाने में ज़्यादा लगे हुए थे, कंपटीशन में थे ही नहीं। चलो कोई नहीं, इस बार रैंक के साथ हो। हाँ, हिंदी में अवेलेबल होंगे। टैब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बन चुकी है आधी। अ, वो जो है वो इस संडे को आधी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट संडे तक जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी हिंदी में अपलोड कर देंगे, और फिर जो वो कर देंगे आपको ये स्टेट्स जो वो शुरू कर देंगे। भाई मेन चीज़ क्या है देखिएगा, समझिएगा। अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ क्लास का फायदा आपको ये है कि आपका टाइम बचे। समझ आ रही बात? टाइम बचे मतलब ये नोट्स आप अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो आप भी इसी तरीके से बना लोगे। और नेट वगैरह कर रखा है तो स्टूडेंट जो वो क्या है, एक तरीके से समझदार तो है। उसके बिना तो नेट वगैरह होता भी नहीं। तो पढ़ने वाले तो है इसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट, बस ये है कि मेन चीज वो टाइम का है। तो यहाँ आपका टाइम अगर हम बचा रहे ना, तो उस टाइम का आप इस्तेमाल कहीं और अच्छे से कीजिएगा। जैसे और कोई जगह जैसे लगता है कि पेपर थर्ड के अंदर आप जो वो मार्क्स बढ़ा सकते हैं तो वहाँ पर बढ़ाइए। नोट्स को बार बार रिविजन कीजिए। अल्टीमेटली जो आपको क्या करना है, जितना हम टाइम बचा रहे हैं उतना आपको क्या करना है, उस टाइम को और कहीं पे यूटिलाइज करके अपने मार्क्स को जो वो और बढ़ाना है। क्लियर है? तो हिंदी के नोट्स जो वो आपके अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। संडे को जो वो आधा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और नेक्स्ट संडे तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट कर देंगे।